अन्वेषण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ये वैसे बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग के और मेडिकल की तैयारी करते हैं, उन लोगों बच्चों के लिए है, क्योंकि वेक्टर जो है ये फिजिक्स में भी इसका यूज होता है 11th क्लास में, और 12वीं में मैथमेटिक्स अलजेब्रा के रूप में इसका यूज होता है। तो शुरुआत करते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा। बात करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एज फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, टाइम, एंगल, मास, स्पीड, पावर, वर्क। इसका एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, टाइम, एंगल, मास, स्पीड, पावर, वर्क etc। हमने बताया कि स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात स्केलर क्वांटिटी को हम हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। अदिश राशि वैसे राशि को बोला जाता है जिसका सिर्फ परिमाण होता है। उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे डिस्टेंस को हिंदी में बोला जाता है दूरी। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। एंगल का मतलब होता है कोण। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। स्पीड का मतलब होता है चाल। पावर का मतलब होता है शक्ति। वर्क का मतलब होता है कार्य। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। अर्थात अगर हम पहला क्वांटिटी की बात करें तो दे हैव मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड होते हैं। दूसरा पॉइंट, दे हैव डायरेक्शन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट फोर्स, वेलोसिटी etc। अर्थात वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, दूसरा डायरेक्शन हो। एज फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी etc। अर्थात अगर हिंदी में बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि, अर्थात वैसी राशि जिसका एक फिक्स दिशा हो, सदिश एक फिक्स डायरेक्शन हो, उसके साथ साथ उसका परिमाण भी हो। वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण जो होते हैं उसके लंबाई के टर्म में होते हैं, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड होते हैं इसके लंबाई के टर्म में होते हैं और इसके डायरेक्शन होते हैं। और इसका कुछ एग्जांपल है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोला जाता है विस्थापन, फोर्स को हिंदी में बोला जाता है बल, तथा वेलोसिटी को हिंदी में बोला जाता है वेग। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। दे हैव फॉलो वेक्टर एडिशन। ये जो है 100% वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल को लेते हैं। अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में थोड़ा अंतर की। मान लेते हैं एक लाइन लिए, हमको अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते। एक रास्ता जैसे ए से गए, ऐसे यहाँ पर पहुंचे,
तो यह रास्ता जो है ट्रेवल किया और एक रास्ता जो है डायरेक्ट हम ए से बी की ओर चले गए। ए से बी की ओर जाने में एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, अर्थात इस ए से बी तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है इस पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अर्थात डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड भी है और इसका एक फिक्स डायरेक्शन भी है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी को दर्शा रहा है। क्योंकि हम लोग इसके एक परिभाषा में पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसका डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड में एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये लंबाई के टर्म होता है, अर्थात ए से बी पॉइंट तक जाने का जो रास्ता है ये एक सीधी रेखा में है, अर्थात इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, अर्थात ए से लेकर बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को ही फॉलो किया, इसलिए ए से बी तक के शॉर्टेस्ट पाथ को हम वेक्टर बोलेंगे। और ए से बी तक के लॉन्गेस्ट पाथ जो है इसमें किसी डायरेक्शन की बातें नहीं की गई है, इसमें बस यहाँ से ए से लेकर बी तक की मैग्नीट्यूड की बातें की गई है, अर्थात ए से बी तक के लॉन्गेस्ट पाथ को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी और ए से बी तक के शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो एक फिक्स डायरेक्शन को फॉलो करता है, जबकि ए से बी तक का जो लॉन्गेस्ट डायरेक्शन है वो वेक्टर अर्थात फिक्स डायरेक्शन को फॉलो करता नहीं है। अर्थात यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा कि कौन से पाथ जो है वो वेक्टर है और कौन से पाथ स्केलर है। अर्थात ए से बी तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसको बोला जाता है डिस्टेंस, अर्थात इसको हिंदी में बोला जाता है दूरी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि यहां से यहां तक जो स्मॉलेस्ट पाथ है इस पाथ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। विस्थापन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं एक सर्किल की। एक हम सर्किल लेते हैं। एक सर्किल की शुरुआत अगर यहां से ए पॉइंट से शुरू करें तो ये ऐसे रोटेट करते 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 पुनः ये ए पॉइंट पर चला आता है। अर्थात अगर हम यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को मापे तो इसका डिस्टेंस हो जाता है 2πr। अर्थात कोई पार्टिकल जो होगा अगर ये सर्कुलर पाथ पे चलता है तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 2πr। तो ये जो सर्कुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जबकि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये जो है ए पॉइंट से शुरू हुआ और ए पॉइंट पर ही खत्म हो गया, अर्थात इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरुआत किया गया था उसी पॉइंट पे आके ये खत्म हो गया। अर्थात यहाँ पर अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा, जबकि इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके इसके बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि एक नदी है, नदी है, इसमें पानी है, पानी है। अब पानी है तो एक व्यक्ति जो है उसको नदी के हम एक नदी लेते हैं, नदी का मानते हैं कि नदी की वेलोसिटी जो है v1 है। v1 जो है ये ऊपर की ओर, नदी जो है नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है। मान लेते हैं कि नदी की वेलोसिटी जो है v1। एक स्विम, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक नदी और एक उसमें स्विम करने वाले व्यक्ति। मान लेते हैं कि नदी में जो वाटर का फ्लो है उसकी कोई वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को मान लेते हैं v1। जैसे नदी जो है इधर से इधर की ओर फ्लो करता है, इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v1। एक स्विमर जो है वो v2 वेलोसिटी से नदी के एक किनारे से चलता है और बी किनारे की ओर, नदी के एक किनारे से चलना शुरू करता है और नदी के बी किनारे की ओर जाता है। तो ये स्विमर जो है इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v2। इस वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v2। अब हमने ये देखा कि v2 नदी की वेलोसिटी के कारण ये जो स्विमर है इस पर कुछ फोर्स लगाया गया, जिसके कारण ये जो व्यक्ति है यहाँ से चलना शुरू किया और इस किनारे में जाके बी पर पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है इस पॉइंट से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे जाके खत्म हो गया। अर्थात यहाँ से कोई व्यक्ति तैरना शुरू किया ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि नदी की वेलोसिटी के कारण, नदी की वेलोसिटी जो है इस पर फोर्स लगाया, जिसके कारण इस व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर जाके नदी का किनारा पूरा किया, यानी कि नदी के इस पार चला गया। इसका मतलब अगर हम इसकी गणना करें तो इस ये वेलोसिटी जो है उस स्विमर की है, ये वेलोसिटी जो है
ये वेलोसिटी जो है ये नदी की है। अगर यहाँ पर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें या नेट, तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट लग गया, अर्थात ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर हम ए से सी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें या ए से सी के बीच के डिस्टेंस की बात करें, तो ए से सी जाने के हमारे पास यहाँ पर दो रास्ते हो गए, एक ए वाया बी और एक ए से सी। तो अगर हम ए से सी जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते, अर्थात अगर हम ए से लेकर सी तक को बी वेक्टर से सूचित करें तो बी वेक्टर बराबर हो गया v2 प्लस v1, अर्थात ये स्विमर जो है एक वेक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट का जो मान है, अर्थात इस पॉइंट तक पहुंचने का जो मान है, ये इधर से भी सेम होना चाहिए और इधर से भी सेम होना चाहिए, अर्थात बी वेक्टर बराबर हो गया v1 प्लस v2, जो दिखलाता है कि यहाँ पर नेट वेलोसिटी का जो मान है वो किसके बराबर हो गया, v1 प्लस v2। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है एक स्पष्ट रूप से वेक्टर का एग्जांपल है जिसका एक फिक्स डायरेक्शन फिक्स मैग्नीट्यूड होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर। ए फिजिकल क्वांटिटी having magnitude in terms of length and direction known as vector quantity it they have also follow the law of vector एडिशन। अर्थात अभी हम लोग जस्ट एग्जांपल के थ्रू भी समझा कि वैसी भौतिक राशि, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड किसके टर्म में, तो लंबाई के टर्म में हो तथा डायरेक्शन हो, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है, ये जो है वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है। अभी जस्ट एक दो एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं कि एक करंट जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है 1 एम्पियर, एक करंट जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है 1 एम्पियर और एक जो है इधर से आ रहा है 3 एम्पियर। अगर ये एक लाइन अर्थात ये इधर से आया और यहाँ पर जंक्शन से होकर एक देखिए चला गया या एक डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चला गया, इसका टोटल करंट का मान हो गया 4 एम्पियर। ये इसका यहाँ तक डायरेक्शन है, यहाँ तक डायरेक्शन है, लेकिन इसने वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं किया, इसलिए करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। इसी प्रकार जस्ट अब प्रीवियस एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पर ये जो था v2, ये स्विमर की चाल था, स्विमर का वेग था, और यहाँ से यहाँ तक ये जो था इस डायरेक्शन में नदी के पानी का वेग था, और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था ये उस स्विमर का था, जो इस किनारे से उसने चलना शुरू किया था और वहाँ पर उसका टोटल इस किनारे से चलना शुरू किया था, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इसका प्रस्थान जो था यहाँ पर आके बी पॉइंट पर खत्म हुआ। अर्थात यहाँ पर अगर हम टोटल वेक्टर की बात करें तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो v वेक्टर का जो मान हो गया ये हो गया v1 प्लस v2। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस आदमी ने इस पॉइंट से तो चलना शुरू किया, लेकिन नदी की पानी के वेलोसिटी के कारण नदी के पानी ने इस स्विमर पर ही फोर्स लगाया, जिसके कारण ये यहाँ पर नहीं पहुंच के ये इस पॉइंट पर पहुंचा। अर्थात अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने की बात करें
तो ये एक शॉर्टेस्ट पाथ से होके गया, या एक ये बी से होके गया, अर्थात ये सी से होके गया, अर्थात ए से बी पर पहुंचने के 2 पॉइंट, एक वया बी सी पॉइंट से होके और एक डायरेक्ट बी पे, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक भी हुआ। अर्थात अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इस यहाँ से यहाँ तक को मान लें वी वेक्टर, तो वी वेक्टर का मान जो हो गया ये v2 प्लस v1 के बराबर हुआ। अर्थात ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में पूरी तरह वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो किया, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इसने पूरी तरह वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो नहीं किया, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, it is represented by the directed line segment, its length is equal to its magnitude and direction of arrow represent the direction ऑफ वेक्टर। हमने ये बताया कि अब बाबू हम ये बतलाते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रेखा को अगर कोई ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी है, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते थे, ए बी के ऊपर एक हम रेखाखंड। इसी प्रकार हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। हमने ये बताया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हम इसको एक छोटे रेखाखंड के द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब रेखाखंड का जो मापांक होगा अर्थात मैग्नीट्यूड होगा, या रेखाखंड का जो लेंथ होगा, रेखाखंड का जो लंबाई होगा, उस लंबाई को उस वेक्टर का क्या बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड। और उस रेखाखंड में जो एरो लगा होगा, वो एरो जो होगा उस दिए गए वेक्टर के डायरेक्शन अर्थात उसके दिशा को क्या करेगा, निर्धारण करेगा। अब इसको एरो डायग्राम के द्वारा सूचित करते हैं। मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का लाइन है। मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का लाइन है। इसके हम छोटे से पार्ट को लेते हैं। छोटे से पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लिए, छोटे से पार्ट के इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है अर्थात रेखाखंड है, ये ए पॉइंट से शुरू होता है और बी पॉइंट की ओर जाता है। अब इस लाइन को, इस इनफाइनाइट लेंथ के लाइन के छोटे से टुकड़े को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब ये जो इनफाइनाइट लेंथ है, इस इनफाइनाइट लेंथ के कारण इस वेक्टर का निर्माण हुआ। इसलिए ये जो इनफाइनाइट लेंथ जो है इस वेक्टर के लिए सपोर्ट का काम करेगा, अर्थात हम इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट। सपोर्ट की परिभाषा हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। पहले बतलाते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा और चीज। जैसे वो इस वेक्टर की शुरुआत ए पॉइंट से हुई, इसलिए ए पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इस ए पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इसको हम ए पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, या इसको हम टेल से भी सूचित करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एंडिंग पॉइंट को। एंडिंग पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर का फाइनल पॉइंट है, अर्थात लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम या तो एंडिंग पॉइंट बोल सकते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं फाइनल पॉइंट, या तो हम इसको एंडिंग पॉइंट बोलेंगे, या तो हम इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। इसको अंतिम बिंदु भी बोला जाता है।
अंतिम बिंदु, इसको अंतिम बिंदु को हम सूचित करते हैं एक्स। इसी फोटो को हम वहां पर बना के निकला देते हैं। अब हमने आपको अभी बतलाया कि जो वेक्टर होता है ये इनफाइनाइट लेंथ के लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। अब रेखाखंड जो होता है ऐसे, यानी कि एक इसका इनिशियल पॉइंट यानी कि शुरुआती बिंदु होता है और एक इसका एंडिंग पॉइंट होता है। अर्थात वो हमने आपको बतलाया कि ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक बिंदु, और इसको सूचित किया जाता है टेल से। और इसका अंतिम बिंदु जो है इसको हम बोलते हैं एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट, और इसी को सूचित किया जाता है एक्स से। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो वेक्टर है, इस लाइन को बोला जाता है सपोर्ट लाइन। अब हम सपोर्ट लाइन को परिभाषित करते हैं कि आखिर सपोर्ट लाइन होता क्या है। सपोर्ट लाइन ऑफ infinite length of which directed line segment is a part is called support। अर्थात हमने समझाया कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब इसका छोटा सा पार्ट, ये इनफाइनाइट लेंथ है। इसी इनफाइनाइट लेंथ के कारण हमारा ये वेक्टर का निर्माण हुआ, इसलिए इस वेक्टर के लिए ये जो लाइन है, ये लाइन क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर को सूचित यानी कि रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं। तो हम मान लें कि यहां से यहां तक वेक्टर है, तो हम वेक्टर को हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए बी। हमेशा हम इनिशियल पॉइंट को पहले और टर्मिनल यानी कि लास्ट पॉइंट फाइनल पॉइंट को बाद में लिखेंगे। अर्थात हम इस ये जो वेक्टर ए बी है, इस वेक्टर को हम सूचित करेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी वेक्टर, या इसको हम ए बी के ऊपर एक लाइन भी दे सकते हैं, या ए बी को हम डीप करके भी छोड़ सकते हैं। ए बी को हम डीप करके भी छोड़ सकते हैं। मान लें कि इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर। मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर जो दिया गया है ये है ए वेक्टर। तो आसानी से इसको हम स्मॉल ए वेक्टर या ए वेक्टर के ऊपर लाइन या ए को स्मॉल ए को डीप करके भी हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड। अर्थात अगर कोई वेक्टर ए है तो उसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाएगा मॉड के अंदर में। अर्थात कोई वेक्टर को हम सूचित करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को मॉड के अंदर में रख देंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, या उसी को हम स्मॉल, जैसे ए वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए वेक्टर का मॉड या बराबर करके ए लिख देंगे, इसका मतलब हुआ कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें प्राप्त हो गया।